हाँ जी, ये मंच आज रूपनगर के निवासियों का है और रूपनगर के जो भी निवासी सभा में शामिल है, मैं पुनः एक बार उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। अपनी बात खुद धन्यवाद कहना हो या कोई भी आगे काम होना है वो आप जरूर बताएं, मैं चाहूँगा जरूर। जी, एस.के. गुप्ता जी जनरल सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जो पहुँच चुके हमारे। आप सबका मैं RWRM ब्लॉक 2 की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा सौभाग्य आज हमारे बीच में श्री अखिलेश त्रिपाठी हमारे विधायक हमारे बीच उपस्थित है। और वैसे तो ये सबसे मिलते रहते हैं, जब मर्जी जाके मिल लो, चाहे रात या दिन। शायद पहली बारी या दूसरी बार राजेंद्र गुप्ता जी का यहाँ मैं उल्लेख जरूर करूँगा। तब मैं करीब 25 साल का था, तब वो ज़रूर आते थे जब हम पार्षद थे। और उनके बाद करीब 25 साल के बाद हमें एक ऐसा विधायक मिला है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के प्लेटफॉर्म को रखते ना रखते हुए अपने आप सबके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैंने कई बार किया है, उदाहरणों का उल्लेख किया है। जब अखिलेश त्रिपाठी जी का व्यक्तित्व अपने आप लेकर कर और भी ज़्यादा सामने आता है। उनसे हमारी मुलाकात करीब 7-8 वर्ष पूर्व हुई थी। तब आप पार्टी का गठन हुआ ही हुआ था और आप पार्टी ने इनको विधायक के रूप में टिकट हमारे क्षेत्र से दिया, मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से। तो उन दिनों हम करीब बड़ा गोल चक्कर है, यहाँ हम सब 7-8 साल में उस वृद्ध व्यक्ति को, सबसे पहले व्यक्ति थे इन्होंने मेरे सामने, मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं झिझक रहा, मैंने हाथ नहीं लगाया उस व्यक्ति को, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी एक भय। इन्होंने कोरोना काल के अंदर उस व्यक्ति को उठाया, 2 लोगों को और बुलाया। जब इन्होंने ये करा, क्योंकि पुलिस वालों को ये पता था, एम्बुलेंस वालों को ये पता था कि भी ये विधायक खुद जब इतना कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। वालों को, कैट्स वालों को कि भी ये मेरा नंबर है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता होती है तो आप तुरंत हमारे पास आएँ या एक फ़ोन करें, मैं आपको सारी की सारी सुविधाएँ प्रदान करवा दूँगा। तो मेरे विचार में शायद हम में से, आप में से कोई भी व्यक्ति कोरोना काल में इस तरह से इतनी भीड़ में जाके हाथ नहीं लगाता। मैंने इनको ज़बरदस्ती कहा कि सर सैनिटाइज़र तो ले लीजिए, बोले ठीक है ज़रा मंगवाइए। मैंने सामने वाले घर वाले को खड़खड़ाया तो उस भाई ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो इनके जो एक सपोर्टर थे, फॉलोअर थे, जो इन्हें फॉलो कर रहे थे, उनकी गाड़ी में था, उन्होंने सैनिटाइज़र निकाल करके अपने हाथों से सैनिटाइज करा। तो मेरे ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके अंदर मैं एक और आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई भी व्यक्तिगत समस्या है तो भी अखिलेश जी आगे आकर के काम करते हैं। ये तो मैं आपका ध्यान नागिया पार्क में 15 अगस्त को जो आपने हमें संबोधन किया था, उसमें कहा था कि चाहे वो क्षेत्र मेरा हो या ना हो, क्षेत्राधिकार मेरा हो या ना हो, किंतु मैं आप सबके लिए कार्य करूँगा, आपके क्षेत्र के लिए कार्य करूँगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मैं आपको एक पत्र दे रहा हूँ छोटा सा, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। हमारे जो क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं ये मैंने उसमें अंकित करी हैं, जिसके अंदर मैंने लिखा है कि जो गेट्स हैं वो ज़रूर लगवाए जाएं और जो हमारी टीपीडीडीएल और केबल वालों की इतनी तारें लटक गई हैं कि वो लगता है जैसे पिछली गली में। तो मैं, अगर आप कभी मौका मिले या अगर आपके पास जब समय हो तो एक बारी ज़रूर दौरा करें हमारे क्षेत्र का, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि क्या हाल है उन सड़कों का। और दूसरा जो रेनी सीवर है, वो चाहे हमारा स्वार्थ है, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, मैंने भी बताया, जो सर्विस लेन्स हैं उनकी कारपेटिंग हो जाए तो सबसे अच्छा है। और जो पार्क हैं उनका भी थोड़ा ध्यान रखना है। और जो लाइट्स हैं, जैसे हमारे पिछले जैन मंदिर की गली है, यहाँ लाइट नहीं है, तो एक स्ट्रीट लाइट किसी भी तरह से इंस्टॉल करी जाए, पीछे वाली लाइन में भी ऐसी हो जाए, डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाए, तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं है। और बाकी जो समस्याएँ हैं वो समय समय पर आपको बताते रहेंगे। और हमें आपसे अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन समस्याओं का ध्यान देंगे और अपने व्यक्तित्व को हमेशा की तरह, जो मेरा आपसे पिछले 7-8 साल का परिचय है, उसमें निखारते रहेंगे। और लोगों के समक्ष हम, केवल मैं नहीं, हम सारे आपके इस प्रकार के सहयोग को, इस प्रकार के व्यक्तित्व को लोगों के समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें। जैसा मैंने 25 साल पहले श्री राजेंद्र गुप्ता जी, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं कई वर्ष पहले, आज भी मैंने उनका नाम लिया, जबकि मैं करीब 25-30 साल पहले की ये बात आपको बता रहा हूँ।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जितने भी हमारे उपस्थित सम्माननीय सदस्य हैं वो मेरी बातों से जरूर सहमत होंगे। और फिर भी कोई ऐसी समस्या है जो मेरे संज्ञान में नहीं है, आप उसका उदाहरण तो नहीं कहूँगा, आप उसको अखिलेश जी के समक्ष ले आएँ, इससे उत्तम कुछ भी नहीं होगा। और मेरे को ये पक्का विश्वास है कि अखिलेश जी जरूर हमारी समस्याओं का निदान कर हमारे क्षेत्र को विकास की ओर ले चलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। ये पार्क है, दूसरा पार्क है, कौन सा? तो हमारी ये प्रार्थना है कि पार्क के गेट पे टाइल्स लगाए गए थे, पहले ग्रेनाइट के टाइल्स लगाए गए थे, वो अब उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और वो एक एक करके गिर रहे हैं नीचे दोनों गेट पे। ये 2 गेट है और 2 पार्क के दोनों गेट है। हमारी ये प्रार्थना है, हमारी ये प्रार्थना है कि गेट का सुधार किया जाए ताकि जो टाइल जो गिर चुके हैं इनको रिपेयर कराया जाए या उसको नया लगवाया जाए। पर जितने भी हैं घरों के या इधर उधर के लोग कूड़ा उठाते हैं, सीधा नाले के अंदर डालते हैं थैलियों में। अभी इसकी या तो दीवार ऊंची होगी या इस पर फेंसिंग करवाई जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है। और नाले के साइड में अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से इन बरसातों में धूप निकलने के बाद बेहद बदबू आती है। तो जो नाले के पैरेलल जितने भी मकान हैं वहाँ पे रहना इतना मुश्किल हो जाता है। इन बरसातों के बाद जब धूप निकलती है वो कूड़ा सड़ चुका है। एक तो वो कूड़ा उठवाना है और नाले की एक बार अगर सफाई हो जाए, जैसे पहले करवाई थी आपने, तो आज से 2-3 साल पहले अगर दोबारा हो जाए, जैसे स्टीमर उसमें छोड़ दिया था तो हम लोग वीडियो बना के आपको भेज रहे थे, तो एक बार दोबारा अगर हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। अखिलेश भैया, आपका ध्यान चाहते हैं। हाँ, आप अपने प्रतिनिधि मंडल में किसी को बोल दो समस्या एक बार जरा नोट कर ले कोई भी। तो एक तो जो नाले के लिए बोला, ये बड़े लंबे समय से लंबित समस्या है ये, पर चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसका निवारण हो जाएगा। जो इमीडिएट अटेंशन जिसके ऊपर आपका चाहिए, एक तो 2 महीने पहले आपसे एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ गेट लगाने की बात हुई थी, तो वो जितने भी आप सैंक्शन कर सकते हैं अपने जो भी बजट आया है आपके पास में, वो आप अधिकारियों को उस चीज़ के लिए आदेशित करें। और एक लाइट के लिए बोला हुआ था गोल चक्कर पे, यहाँ पे अंधेरा रहता है बहुत ज़्यादा बड़े गोल चक्कर पे, तो उसमें एक लाइट अगर आप लगवा सकते हैं तो उसके लिए भी आप अधिकारियों को आदेशित करें। मुझे अगर लगाना जरूरी है अगर नहीं लगाऊंगा तो मेरी इन सबके प्रति जवाबदेही हो जाती जो मैं नहीं लेना चाहता अपने सर के ऊपर। अंशु, वो मैं अगर लगा के जवाबदेही इनके ऊपर डाल रहा हूँ। गुड़मंडी और रूपनगर के बीच में जो एक पुल बना हुआ है उस पर लाइट जरूरी है, वहां पे भी एक लाइट जरूरी है। और एक मेरी ख्याल मैं यहाँ पर ना इसलिए वोटिंग करवाना चाहता हूँ आप सबसे। जब से अखिलेश भैया विधायक हैं लगभग 6, साढ़े 6, 7 साल से, मैं एक समस्या बड़े उस समय से पहले दिन से बोल रहा हूँ, 10 या 15 दिन के अंदर एक दिन ऐसा निश्चित होना चाहिए जिस दिन अखिलेश भैया हमारे पास आए और यहाँ पर आके मीटिंग करें, जिसके लिए वादा बहुत बार अखिलेश भैया ने किया है, मैं मना नहीं करता, पर किसी भी कारणवश वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। आप लोग हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं कि ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। चौबीस घंटे हम उपलब्ध नहीं है, 24 घंटे हम उपलब्ध नहीं है। तो एक बार जरा जोरदार तालियां लगा के इनको इस चीज के लिए बोल दो कि ये हमारे पास अगर समय दे पाए इस चीज के लिए। तो जैसे आपने अभी कहा कि 10 दिन में या 15 दिन में एटलीस्ट एक मीटिंग होनी चाहिए, तो ये शायद संभव नहीं होगा। मेरे ख्याल से 1 महीने में एक मीटिंग ठीक है। हाँ, मैं भी टाइम लिमिट जो भी है, पर एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए, चाहे वो 2 महीने की रख लो। नहीं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ होनी चाहिए। वो टेलीफोन मारते हैं ना कोई काम के लिए, यानी वो मारते हैं तो काम भी हो जाता है उनका। ये वो बैठे हैं आपके लड़के, 1 मिनट में काम हो जाता है। कोई गंगा नाला जो है
कभी कोई कामों कोई मीटिंग रखनी हो हमेशा क्या यहाँ रहते से हैं? मकान छोड़ दें अपना। हाँ, ये तो कराइए। हम उस रोड पे आते हैं ना, आंखें बंद कर देते हैं। जो स्मेल आती है ना, हमें पता लगता है हमारा घर आ गया। नल के AC फ्रिज सब। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। अखिलेश जी, ये नाला तो वाकई में थोड़ा समस्या है यहाँ से लेके शक्तिनगर तक। और भी साथी हमारे संगठन के साथी जैसे अंशु भाई ने रखा, प्रांशु भाई, जन समस्याएं आपके पास भी बहुत होंगी, तो बताओ। अमिता भी यहाँ कुछ कहना चाह रही हैं। मैं आदरणीय अखिलेश त्रिपाठी जी का धन्यवाद करती हूँ, वो हमारे बीच आए और हमारे को अपना कीमती समय दिया। भैया मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर एक रामलीला वाला पार्क भी है, वहाँ की पेवमेंट बिल्कुल टूटी पड़ी है, लोग वॉक करने के वक्त गिरते हैं। आप प्लीज़ वहाँ पे एक रबर ट्रैक दे दीजिए, अगर दे सकते हैं तो, पॉसिबिलिटी है तो। और एक भैया यहाँ पर सारी गलियों में डार्क स्पॉट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, वहाँ पे लाइट्स ही नहीं है। यहाँ हमारा मंदिर है, शिव मंदिर के पीछे वाली गली है, इधर पीछे गली है, आप इनमें सब में प्लीज़ लाइट का एक बार देख लीजिए, लाइट करवा दीजिए इसमें। बस यही मेरे को बोलना है। और गेट के लिए एक हमारे रूपनगर में एक तो गुड़ मंडी की सारी गायें और भैंस वो खुली छोड़ देते हैं यहाँ पर, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है। इतनी गायें हैं कि कोई भी सड़क पे चल नहीं सकता। और भैया यहाँ सारे गेट्स जो हैं, यहाँ पे आपने ये वाला बंद करवा दिया, ये भी सारे आगे के भी बंद करवा दिए। तो हमारा कुत्तेवती का गेट खुला है, क्या वहाँ बच्चे नहीं रहते? क्या वहाँ पे बच्चे गिरते नहीं हैं? क्या वहाँ ट्रैफिक की वजह से सब एक्सीडेंट नहीं हो सकते? कम से कम आपने जो ये गेट्स बंद करवाए हैं, उसको थोड़ा सा टाइम तो रखिए खोलने का। सारा ट्रैफिक हमारी तरफ डाइवर्ट हो गया, हमें कितनी दिक्कत हो रही है वहाँ पर, हमारे निवासियों को सबको वहाँ सबके सब वहाँ पे परेशान है, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर सारे गेट आपने इधर से बंद कर दिए। हेलो, एक छोटी सी समस्या जो भी बैठे बैठे मेरे संज्ञान में लाई गई, वो ये है कि जहाँ पर कहीं पर भी बहुत पॉश कॉलोनी है हमारी, यहाँ पार्किंग की बड़ी भारी समस्या है। और इसकी वजह से मैं समझता हूँ जो आस पड़ोसी हैं उनके थोड़ा मनों में भेदभाव होता जा रहा है। तो कुछ पार्किंग की ऐसी पॉलिसी बन जाए या कुछ पार्किंग का ऐसा स्थल बन जाए जिससे अब एक ही बिल्डिंग के अंदर 8-8, 10-10, 12-12 गाड़ियाँ हैं, जिनके पास पार्किंग स्पेस भी है वो भी अंदर नहीं लेके जाते। तो थोड़ा सा मेरा मतलब ये है कि पार्किंग की जो समस्या है उसका भी निदान होना चाहिए, या कोई पार्किंग का ऐसा स्पेस बन जाए जिससे सब काम होना चाहिए। दूसरा, मैं अखिलेश जी एक आपको बात बताऊं, यहाँ पे 1/1 ग्रेशन एंड कंपनी जहाँ थी वहाँ साफ़ सफाई तो हो गई, किंतु वहाँ गंद इतना पड़ा था कि वह पेमेंट जैसे आपने बाकी जगह बनवाया वो गंदगी की वजह से नहीं बन पाया। थोड़ी सी वहाँ साफ़ सफाई होकर के अगर पेमेंट का कार्य पूरा हो जाए तो मेरे विचार में शायद लाला लक्ष्मण दास मार्ग का सौंदर्यीकरण अच्छा हो जाएगा। आज वहाँ पे क्या हालत है, गंदगी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोग उठा करके अपना कूड़ा और डालते जा रहे हैं। आज आप किसी को मना कर दीजिए, वो हमेशा झगड़े के लिए तैयार बैठा। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये सिविक एजेंसी का काम है, और हम आपको ये काम इसलिए कहना चाहते हैं कि जिससे वो साफ़ सफाई हो जाएगी तो पेमेंट बन जाएगा। और लोगों ने तो एक तरह से इसको पेशाब घर बना लिया। मैंने 2-3 वीडियो भी बना के भेजे थे, किंतु शर्म आती है ये बात कहते हुए कि कोई असर नहीं है कहीं भी कुछ भी। आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, चाहे वो सिविक सेंस हो, इसके लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। हम लोगों को खुद चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं हमें खुद पता होना चाहिए। किंतु वही मैंने बताया, मानव स्वभाव, गलतियाँ ज़्यादा, असभ्यता ज़्यादा, सभ्यता कम। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, किंतु जो सत्य है उसे कोई नकार नहीं सकता। धन्यवाद। व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए जाए तो उसमें डायरेक्ट आपसे संपर्क हो। यदि हम कुछ समस्या डालते हैं तो 4 लोग हमें गाली देने वाले आ जाते हैं उसके अंदर। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा हो जिसमें समस्या डाले तो केवल आप या आपका कोई प्रतिनिधि, चुनित प्रतिनिधि जिसको आप चुनेंगे, केवल वो रिप्लाई करेगा और कोई रिप्लाई नहीं करेगा उसके ऊपर। मकसद से बने थे वो मकसद फॉलो नहीं हो रहा उनके अंदर। अब वो या तो एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी निकालने के काम आते हैं या फिर केवल चमचागिरी करने के काम आते हैं। तो उनकी यही दो महत्व रह गए हैं। उनका काम सिर्फ ये दो रह गए, ये तो चमचागिरी होती है उनमें या फिर दुश्मनी निकाली जाती है।
तो एक कम्युनिटी सेंटर और ओल्ड एज होम के लिए भी डिमांड आ रही है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा, जैसे भाई ने अभी कहा था कि नाले की सफाई और नाले के लिए क्लियर करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर इतनी गैस है जो कि हर साल हम लोगों को अपने घर में सब एसियों के अंदर गैस भरवानी पड़ती है, ठीक करवाने से 2-2 बारी करवानी पड़ती है, जिसके अंदर हमारा ये नियम हो गया कि 20,000 रुपये साल का इसके उठा के रख दिया और फिर 20,000 6 महीने के बाद रख दिया। अगर ये चीज़ जरा सही हो जाए तो हमारे जो इतने बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर जो भी जैसे कि छोटे बड़े सबको बहुत भारी प्रॉब्लम है कि ये आप नाले की सफाई थोड़ा सा हो जाए, जब तक नाले के ऊपर लेंटर नहीं पड़ता है तो ये जरा सा ध्यान दिया जाए। और बाकी हमारे 2-3 जोड़ी है यहाँ के गेट के लोही के जो बन जाए पीछे बैक साइड के, और 2-3 गली है देवी जी की, एक इधर है, एक 244 के पीछे है जो कराचियर का मकान था उसके पीछे, जो कि बहुत टुकड़ों में बटी हुई है। ये बस खास कर है ज़्यादा। धन्यवाद जी। आदरणीय विधायक जी, RWA के सदस्य, सामान्य सभी सदस्य, वॉलेंटियर, सभी का स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 3 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, एक निगम पार्षद, विधायक और सांसद। अब कौन काम कर रहा है आपके बीच में ये आप जानते हैं। बहुत टाइम से सड़कें नहीं बनी हुई थी तो उनकी चर्चा होती थी, ये तो MCD का काम है। यहाँ ज़्यादातर काम जो जीवन से जुड़े हुए MCD के काम है, मगर उसके बाद जैसा गुप्ता जी ने, आपके RWA ने जैसे संपर्क किया और जिस तरह से काम हुए हैं आप लोगों को सब पता है। तो निगम पार्षद भी आपने चुन रखा है, वो क्या काम कर रहे हैं आपको मालूम है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं। हमारे विधायक जी हमेशा आपके बीच में उपलब्ध होते हैं। आप कह रहे थे 15 दिन की मीटिंग होनी चाहिए, आप कभी भी मीटिंग करें, कभी भी विधायक जी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि हम उपलब्ध नहीं, हमेशा उपलब्ध है आपके लिए, वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो ऐसा विधायक आपने चुना है, ऐसा आपने निगम पार्षद चुनना है, और ऐसे ही आने वाले टाइम में ऐसे लोग चुनने हैं जो काम करें, जो राजनीति करें। वो राजनीति अलग बात है, राजनीति कैसे करें वो अलग चीज है, लेकिन काम चाहिए। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो विधायक की जिम्मेदारियां हैं, विधायक जी निभा रहे हैं। जो निगम पार्षद चुने वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। विधायक जी या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कभी ये नहीं देखते कि कौन किस पार्टी का है। कई लोग कहते हैं ये कट्टर है या वो कट्टर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हम जो जिम्मेदारी हमारी है हम काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा हमारे विधायक जी ने हमेशा इस चीज का ध्यान रखा है, किसी ने कोई भी काम कर दिया हम काम करते रहे और काम करते रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इससे आपने हमेशा ध्यान रखना है। आने वाले टाइम में आपको मालूम है MCD का चुनाव भी है, उसमें आपने निगम पार्षद चुनना है, और आपके जो पार्कों की समस्या है, जो लाइट की समस्या है, जो भी चीजें हैं वो सब नोट की गई है। मैं आदरणीय विधायक जी के संज्ञान में सारी चीजें आ चुकी हैं। अब मैं आग्रह करूंगा कि उसके बाद इन चीजों के बारे में विधायक जी बताएं। आदरणीय विधायक जी, थोड़ा सा विलम्ब हो गया था और स्वाभाविक है, जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, हमारा RWA का क्या, हर एक का भारतीय संस्कृति है कि उनका स्वागत किया जाता है, वो भी हर्षोल्लास के साथ। तो मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने इस कार्यक्रम को आकर के शोभा बढ़ाई है। मैं अपने RWA के प्रधान श्री अशोक गुप्ता जी से अनुरोध करूँगा कि वो समझ हो जाते हैं। और इससे बड़ी बात, शायद हम और आप रोज़ाना तालियां नहीं बजाते, जितनी आप तालियां बजाएंगे उतना रक्त संचार अच्छा होगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। देखिए वहाँ जो आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं वो बड़ी सकारात्मक है, किंतु यहाँ आप अपने जनप्रतिनिधि का स्वागत कर रहे हैं, इससे ज़्यादा सकारात्मक वाइब्रेशन कहाँ मिलेगी। और इन्होंने आप ही के लिए कार्य करना है। उसके उपरांत जितना ज़्यादा स्वागत होगा मेरे विचार में उतना ही उत्तम कार्य, उत्तम नहीं सर्वोत्तम कार्य होगा। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि ब्रिज द्विवेदी जी हमारे क्षेत्र के अच्छे से मेरे छोटे भ्राता, मेरे अनुज, आपका स्वागत कर रहे हैं। श्री तलवार जी, आज तलवार जी को मैं मेरे ख्याल अपने बीच में करीब 5-7 साल के बाद देख रहा हूँ। मेरे को वो दिन याद आ रहा है जब हमने अपनी RWA ब्लॉक 2 बनाई थी। आप ही है सर, आप ही है, सब आपका है।
श्री चंद्रशेखर। मेरी क्लास वाले तो चले गए, मैं एक क्लास ले रहा हूँ और वो भी अखिलेश जी के आशीर्वाद से। विनीत जी, चंद्रशेखर जी, अशोक गुप्ता जी का स्वागत कर रहे हैं। ये उनका बड़प्पन का स्वागत कर रहे हैं। नवीन खंडेलवाल जी 2 बेटा 101 से। श्री अशोक गुप्ता जी का भी स्वागत। हाँ, ठीक, ये ना हो तो हमें कोशी ना मिले। मैं इनको बड़ा मक्खन लगाता रहता हूँ, पर अभी तक एक पैसा नहीं दिया इन्होंने। सारा अशोक गुप्ता जी को देते। मैं दिनेश जानकी के लिए यही कहूँगा कि हमारी इस सड़क ब्लॉक 3 नंबर पेज पे जितना भी कार्य हुआ है, रेन वाटर का हुआ है, सीवर का हुआ है, उसके ढक्कन लाने का हुआ है, और भी कई प्रकार के कार्य, हर प्रकार से ये अपनी नई नई गाड़ियों में रख के लाते थे, गाड़ी टूट जाए फिर रख के लाते कहाँ से 50 किलोमीटर दूर से बढ़िया क्वालिटी का बनवाते और वो लगाते हैं। ये इनका बड़प्पन है और समाज के लिए बहुत ऐसे ही हमारे को वो चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। अगर हम सब मिलकर कोई भी कार्य करेंगे तो हम सभी को फायदा मिलेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर। इन्होंने बहुत हेल्प करी है। धन्यवाद अशोक जी और दिनेश जी का। गुप्ता जी, हमारे नितेश मेहरा संगठन मंत्री एसके गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। सबको स्वागत करेंगे। आपके सहयोग के बिना मीटिंग संभव नहीं हो पाती। अब मैं एसके गुप्ता जी से सर गुप्ता जी आपसे निवेदन करूंगा। एसके गुप्ता जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष रामाचल जी का स्वागत करेंगे और हमारे पूर्व प्रत्याशी मोहनलाल शास्त्री जी का स्वागत करेंगे। अशोक गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा। करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके दरबार में हम उपस्थित हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि बहुत शॉर्ट में होना चाहिए। मैं अपनी बातें 3 टुकड़े में बांट के रखूंगा। एक होगा कि देश और दिल्ली में क्या परिस्थितियाँ हैं, दूसरा होगा कि आपने उस काम के लिए अप्रिसिएट किया है, उसके क्या तात्पर्य हैं, और तीसरा आपने जो काम दिया है वो कैसे होंगे। 3 टुकड़े में बांट के बताऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बोलूं, उसके पहले भारत माता की जय घोष करूं। भारत माता की, भारत माता की। आज ये रूपनगर में आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के लिए मुझे साहस देकर के मार्गदर्शन करने वाले RWA के प्रधान आदरणीय अशोक गुप्ता जी, श्री सतीश गुप्ता जी, दिनेश जी, हमारे सुमित गुप्ता जी, अजय अग्रवाल जी, RWA 3 ब्लॉक से आए हुए जनरल सेक्रेटरी भाई विशाल गोयल जी, आदरणीय प्रधान जी अशोक गुप्ता जी, प्रियांशु वशिष्ठ जी, कमल जी बैठे तो चले गए, हमारे रूपनगर के तमाम तलवार साहब, रमावतार गुप्ता जी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष अचल जी, इस वार्ड के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, पूर्व में आपके बीच में प्रत्याशी रहे भाई मोहनलाल जी, कन्हैया जी, जैन साहब, रूपनगर में बहुत सक्रिय योगदान दे रहे हैं अर्जुन चौटाला जी, DDA गुलाबीबाग से भी डोभाल साहब आए हैं, हमारे आदरणीय पंडित जी, जर्मेन जी को छूट जाए
मातृशक्ति अमिता जी, दुबे जी, हमारे द्विवेदी जी, तलवार साहब, बोधरा साहब, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। साधु बेला मंदिर से प्रधान जी बैठे हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। मैंने देखा कि आपने इतने सालों के इतिहास में हमेशा देखते रहे हैं, लोकतंत्र का मतलब ये रहा है कि जब नेताजी आएंगे अपनी बातें कहेंगे और आप सुनेंगे और अपनी बातें कह करके नेताजी चले जाएंगे। लेकिन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के आने के बाद उनका हमेशा प्रयास रहा कि केवल नेता की मन की बात से देश नहीं चलना चाहिए, जनता के मन की बातों पर देश चले तो बात बने। आजकल कुछ खास कार्यक्रम 2 महीने में होता है। कुछ लोग अपनी मन की बातें कह देते हैं जनता से, लेकिन उन मन की बातों पर जनता की क्या बात है, जनता की क्या राय है, वो कौन सुनेगा। जनता की मन की बातें आए रवि भाई, तो फर्क क्या पड़ा? 8 साल हो गया, बिजली के रेट 1 रुपया नहीं बढ़े, क्योंकि जनता की बात हमारे तक पहुंचती है। जनता की बातें जब सरकार तक पहुंचती हैं और सुनी जाती हैं, तो पानी का 20,000 का लीटर का जो योजना है वो लगातार 8वें साल में जारी रहता है। चाहे वो कोरोना का महामारी का काल आ जाए, चाहे कितनी भी खर्चा और आ जाए सरकार का, सरकार ये नहीं बोल सकती कि हमें टैक्स इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है, कोरोना आ गया था, हम सुई लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, इसलिए हमें टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है। नहीं, अरे भाई आप टीके लगा रहे हो तो हजारों करोड़ रुपए, जिसका आज तक हिसाब नहीं है, लोगों ने दान में भी दिया कि नहीं दिया? पीएम केयर फंड हजारों करोड़, जिसका आज तक किसी आरटीआई में जवाब नहीं मिला, पार्लियामेंट में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसका जवाब नहीं मिला। ये कहना कि कोरोना में हम खर्च कर रहे हैं इसलिए टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, तो बहुत दुखद है। जब मन की बातें करोगे तो फेल होगे, जब मन की बातें सुनोगे जनता के, तो बिजली भी चलेगी, पानी भी चलेगी। आप जो टैक्स का पैसा देंगे ईमानदारी से शिक्षा में लगेगा, शिक्षा का मॉडल बदलेगा और लोग दिल्ली को, शिक्षा के मॉडल को पढ़ेंगे, दिल्ली के मॉडल को। जब मन की बात जनता के सुन के काम होगा तो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। उस मॉडल को अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य मॉडल कहा जाएगा, उसे मोहल्ला क्लिनिक कहा जाएगा, उसे ही फरिश्ता योजना कहा जाएगा कि अगर रोड पे चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो भी लेके जाएगा उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में उसको ही 2,000 रुपये इनाम देने का काम होगा। और प्राइवेट अस्पताल में भी अगर पहुंचा दिया तो उसका जितना भी इलाज का खर्च है उसको सरकार देने का काम करेगी। इतना ही नहीं रुका, यहाँ सरकार इतनी नहीं रुकी। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 साल हो गए, आज भी अगर लोग कहते हैं कि सरकारें इतनी व्यवस्था नहीं बना पाई कि लोगों का निःशुल्क इलाज हो पाए, सुबह से लेकर उठने के साथ टैक्स देना शुरू करते हैं आप लोग। एक रिक्शे वाला, एक गरीब आदमी भी अगर एक पैकेट खोल दिया तो टैक्स का एक हिस्सेदार बन गया। उसके बावजूद सरकार क्या देती है? आज के पहले सरकारें कहती थी दोगे क्या, हमारी सरकार कहती है कुछ देना चाहते हैं, टैक्स देते हैं तो कुछ देना चाहते हैं। उसका परिणाम हुआ, अरविंद जी ने कहा कि सरकारों को शर्म आनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सरकारों को कि अगर आज़ादी के 75 साल हो गए और कहते हैं, एक आदमी कहता है मुझे हार्ट का ऑपरेशन कराना है,
आप कहते हैं 2028 में होगा, तो इससे बड़ा शर्म की बात भारत देश के लिए कभी नहीं। अगर उसे कहा जाए 2025 में तुम्हारा ऑपरेशन होगा किडनी का, लीवर का, तो इससे बड़ा शर्म की बात नहीं होगी कि हमने किया क्या देश में। उन्होंने कहा सरकारों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा अगर हमने इतनी व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए कि उसकी 1 महीने के अंदर बड़ा से बड़ा ऑपरेशन हो जाए, तो सरकार को उसका हर्जाना जनता को देना पड़ेगा। आप सरकारी व्यवस्था में जाइए और लिखवाइए कि अगर 30 दिन से ज़्यादा का समय दे रहा है किसी भी हमारे सरकारी अस्पताल में, तो एक वहाँ पर नोडल अफसर बैठा है, वो मुहर मार के देता है। आप वह मुहर लेकर के किसी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए। इस योजना का नाम है डैक, दिल्ली आरोग्य कोष योजना। मुख्यमंत्री दिल्ली आरोग्य कोष योजना, जिसके तहत आपका इलाज प्राइवेट में कराया जाएगा और सारा बड़े से बड़े ऑपरेशन सरकार के द्वारा कराया जाएगा। उसका पैसा सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी तो है आपको लोगों पर। ये वही कर सकता है जो एक एक इंसान को प्यार करता है, एक एक जनता को प्यार करता है। आज ये स्वास्थ्य का मॉडल पूरे देश में जा रहा है, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। शिक्षा एक ऐसी पहलू है कि कई बार हम बहुत अच्छी चीजें सड़कों पे कर देते हैं, आपके मोहल्ले में बना देते हैं, लेकिन वो टिकाऊ नहीं हो पाती, क्योंकि शिक्षा लोगों को नहीं है। लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, इसकी सुरक्षा हमें करनी है। इसलिए एक शिक्षा की पौध लगाई गई है। कई बार लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल को लुटाता है, ये फ्री 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 फ्री, ये क्या लोगों को फ्री खोर बना दिया, लोगों को हराम खोर बना दिया। कई बार आता है, मुझे सुनकर के बड़ा कष्ट होता है। वो लोग जो बोल रहे हैं, इसके पीछे 2 चीज़ें हैं। एक तो जो कमज़ोर होता है उसे गोद उठाने की ज़रूरत पड़ती है, तो गोद उठाना पड़ेगा। दूसरा इसके पीछे है कि जहां अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने लिए हवाई जहाजें खरीद ली चलने के लिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को जरूरी हो सकता है कि बाहर जाना पड़ता है तो हवाई जहाज से जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के मुख्यमंत्री को कहीं जाना हो तो ट्रेन की व्यवस्था और गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, अगर वो पैसा काट करके दिल्ली के लोगों की बिजली सस्ता करने के लिए दे दिया जाए तो कोई बुरा है? कोई बुरा है क्या? अगर कहता है मुख्यमंत्री मैं एरोप्लेन नहीं खरीदूंगा, मैं तो चाहता हूँ ये 200 करोड़ रुपया जनता की सब्सिडी के लिए दे दी जाए, बिजली सस्ती हो जाए, तो अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है ना। तीसरा ये कहते हैं कि फ्री में लुटा रहे हैं, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, कैसे होगा? तो मैंने बताया कि जहाँ से सोचना शुरू करते हैं उससे बहुत आगे अरविंद केजरीवाल सोचते हैं, और एक एक सोच में देश के लिए सोच छिपा हुआ उनका। ये बिजली, पानी, ये देश के संसाधन है। जितना इन संसाधनों को बचाओगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा। बिजली चूंकि पानी से बनता है, कोयला से बनता है, गैस से बनता है। अगर ये बहुत ज़्यादा शोषण करते रहे तो आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा। पानी हम बर्बाद करते रहे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या जवाब देंगे? इतना मेहनत करते हैं उन्हीं के लिए तो करते हैं कि आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी होगी, आने वाला देश बहुत अच्छा होगा, तो उसको बचाओ। वो बचेगा कैसे? अरविंद जी ने तय किया कि जो बिजली और पानी को बचाएगा उसको इनाम मिलेगा। ये कहते हैं फ्री दे रहे हैं, हम कहते हैं हम इनाम दे रहे हैं। जो देश की संपत्ति को बचाने में सहयोग करेगा उसे इनाम मिलना चाहिए। आज फायदा क्या हुआ? जब पानी 1990 के दशक में समझौता हुआ था हरियाणा के साथ, और तब से लेकर एक बूंद पानी हरियाणा ने बढ़ाया नहीं है। पानी का आए दिन हाहाकार मचता था, अब तो हिस्से का भी नहीं दे रहे हैं। हिस्से का दे देते तो इतना बढ़िया प्रबंधन कर दिया था हमने। आए दिन हाहाकार मचता था। अरविंद जी ने कहा क्या होगा, पानी तो बढ़ेगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे करो, जो 20,000 लीटर तक यूज करेगा उसको फ्री मिलेगा। बोले इससे क्या फायदा होगा? बोले फायदा होगा। बोले जो 20,000 से ज्यादा करेगा उसको पूरे पैसे देने पड़ेंगे।
जो तो देश का साथ देगा उसको इनाम मिलेगा, वरना जो खर्चा करना चाहता हो पैसे। ऐसे बिजली में हुआ, अगर 400 यूनिट तक आप यूज करोगे तो आपको फ्री मिलेगा, आधे में मिलेगा, और 200 यूनिट तक करोगे तो फ्री मिलेगा। जब 400 यूनिट का बिजली का बिल आधा करने का सोचा, तो जब हमने ये योजना लागू किया तो दिल्ली में केवल और केवल 9% लोग ऐसे थे जो 400 यूनिट से नीचे यूज करते थे। 400 यूनिट आधे रेट पर घोषणा करने के बाद 3 महीने बाद पता चला, जब रिव्यू किया गया तो 79% लोगों ने 400 यूनिट से नीचे बिजली यूज करना शुरू कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? 4 बोतल पानी खरीदनी पड़ती थी, 3 बोतल खरीदनी पड़ती है, यानी कि 100 यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती थी तो 80 यूनिट खरीदनी पड़ रही है। अब बताइए हमने पैसा खर्चा किया या बचाया? 100 रुपए का दाम देते थे प्राइवेट कंपनी को, अब 80 यूनिट का दाम देते हैं। 20 यूनिट का दाम बचाने का काम किया और सुविधा देने का काम कर दिया। इसे कहते हैं केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स और सर्विस देने का एक तरीका। लोग कहते थे भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, कहते क्या मजाक करते हो यार, हो नहीं सकता। पहली बार एसीबी थी, कर दिया। लोग कहे तो खतरनाक आदमी है केजरीवाल, तो कर देगा। बोले एसीबी छीन लो, छीन लिया। बोले इनके पास कोई जांच करने का अधिकार मत रखो, वो भी ले लिया। लेकिन ये नहीं जानते कि हम लोग पत्थर आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, दृढ़ निश्चयी लोग हैं। भ्रष्टाचार कम करना है तो करना है, वो हुआ। जीएसटी डिपार्टमेंट आज 6 साल हो गया, 7 साल। मैं गारंटी देना चाहता हूँ, यहाँ पर व्यापारी लोग बैठे हुए, किसी भी मार्केट में किसी दुकान पर एक भी जीएसटी का आदमी आकर के आपको नोटिस देके कहा हो कि आप मुझे पैसे दो, या आकर के आपका कोई मार्केट एक दिन भी बंद हुआ 6 साल में केजरीवाल जी के समय में, तो बताना आप लोग। नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश का पहला जीएसटी डिपार्टमेंट है जिसके पास अपना इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जब व्यापारी स्वेच्छा से इतना पैसा दे रहा है कि हम 29,000 करोड़ का बजट जब लिए थे 2014 में, और जब हमने सरकार छोड़ा तो 60,000 करोड़ का छोड़ा, और 17,000 करोड़ का इस बार हमने बजट रखा है। व्यापारी खुल के पैसे दे रहा है तो उसको जाकर के डराने का धमकाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? उन्होंने डबल कर दिया हमारा बजट, और 95% हमारे कुल बजट का जो हिस्सा आता है वो व्यापार से आता है, जीएसटी से आता है, सेल टैक्स से आता है, वैट से आता है। जब व्यापारी दे रहा है तो डराने की क्या जरूरत है? सुधर गया। वैट डिपार्टमेंट एमसीडी के बाद सबसे करप्ट डिपार्टमेंट होता था। कई बार हम लोगों ने प्रयास किया कि आरटीओ के दफ्तरों में सुधार किया जाए। जब छापा मारते थे तो 3 महीने सुधर जाता था, कुछ लोगों को सस्पेंड कर देते थे। करते करते परेशान हो गए। अंत में मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि अब आरटीओ के दफ्तर में ताला लगाओ, ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और आपको सारी सुविधाएं आपके घर पे दे दी। 1076 बोला अपने घर पे नौकर बुलाओ, 50 रुपए में सर्विस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब 1076 शुरू किया तो उसके पीछे एक सोच थी कि एक आदमी हो सकता है, आप सोचते हो आप अपना काम करते हो, लेकिन आप देश का भी काम करते हो, क्योंकि आप देश की मैन पावर है। जितना टाइम आप काम करते हैं वो देश की अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। आप अपना दुकान खोलते हैं, अपना तो काम करते हैं, लेकिन देश का भी काम करते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो देश की इकोनॉमी छोटी हो जाएगी। अब होता क्या है, एक आदमी लाइसेंस बनवाने के लिए 4 दिन देश का समय खराब हो गया, एक आदमी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 10 दिन खराब हो गया, सर्वाइवल सर्टिफिकेट बनाने के लिए 5 दिन खराब हो गया। किसका नुकसान हुआ? आपका तो हुआ, देश का भी हुआ। लेकिन देश का बचाना है तो उन्होंने कहा 1076 140 तरीके की सेवाएं जनता के द्वार पर शुरू कर दी। आप फोन करिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपका घर पे बनेगा, लर्निंग का परमानेंट सब कुछ आपके घर पे बनेगा। परमानेंट बनवाना होगा तो एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, वहाँ जाना होगा। लर्निंग तो आपके घर पे बन के आ जाएगा। आपका आरसी खो गई है, आपके घर पे बन के आ जाएगी। रिन्यूअल कराना है, आपके घर पे बन के आ जाएगी। लिफ्ट का लाइसेंस
रिन्यू कराना है, नया लेना है, आपके घर पे बन के आ जाएगी। जन्म पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सर्वाइवल सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये आपके घर पे बन के आ जाएगा। कोई भी लाल डोरा का कोई सर्टिफिकेट, कोई कागज चाहिए, कोई भी लैंड के रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो आपसे संबंधित हो, आपके घर से संबंधित हो, वो आपके घर पर मेरा आदमी ले आकर के 50 रुपए में देने का काम करेगा। ये 50 रुपये इसलिए लेना शुरू किया, ऐसा ना हो कि भाई मान लीजिए मेरे पास 200 लोग हैं और विपक्ष के पार्टी वालों ने 200 लोगों को फोन कर दिया, बुला लिया और बोला जी अब काम नहीं है, आप घर जाओ, तो और लोगों का तो काम हो ही नहीं पाएगा। अगर आपने फालतू में भी फोन कर दिया तो भी 50 रुपये लग जाएगा आपका। इसलिए सेवा ठीक तरीके से चले, इसलिए 50 रुपये लगाया गया कि मिसयूज ना हो। तो ये है सोच इसके पीछे। 140 तरीके की सेवाएं आपके घर पे मिल रही हैं। और आज एक चीज़ भरोसा दिलवाने आए, एनसीडी में आए तो एनसीडी में ही ताला बंद हो जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एनसीडी में भी ताला बंद हो जाएगा। कोई जनता किसी भी एनसीडी के दफ्तर में नहीं जाएगी, कोई जनता किसी दफ्तर में नहीं जाएगी। जैसे दिल्ली सरकार की सेवाएं ऑनलाइन करके आपके द्वार पे शुरू कर दी है, ऐसे एनसीडी की सेवाएं आपके द्वार पे शुरू करनी चाहिए। कोई अधिकारी किसी भी जनता से इंटरेक्शन नहीं करेगा, और जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कहते हैं एनसीडी कैसे खत्म कर दो, खून में आ गया, नशों में है। कई बार लोग समझाते हैं मुझे, मैं तो हैरान होता सुनता हूँ, नशों से कैसे निकालोगे जी? नहीं हो सकता, आप ऐसी बातें मत करो जो नहीं कर सकते। मैंने कहा हो सकता है, बहुत आसान है। आरटीओ पे ताला लगा दिया, एनसीडी भी लगा देंगे। कोई ज़्यादा कोई मेहनत करनी है, समाधान भी लेके आए ताकि जो कहते हैं नहीं हो सकता उसको बता भी सके कि हो सकता है जी, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें क्या है, घोषित कर देंगे दिल्ली सरकार की तरह सारी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। हो गया ना समाधान, ठीक हो गई एनसीडी। लेकिन ये करने के लिए ठीक लोगों के हाथ में भी देना पड़ेगा, वो तय करना। तो आज तो एक पहला कहने आए थे कि एक तरफ वो लोग हैं जो अपने मन की बात से देश चला रहे हैं, देश का बंटाधार हो रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो जनता की मन की बात से चला रहे हैं। यही फर्क है, इसलिए हम काम कर पा रहे हैं। एक तरफ है कि देश की संपत्तियों को रेल, भेल, तेल, गेल सब बेचने को मजबूर हो रहे हैं, एरोप्लेन सब बिक रहा है। एक तरफ एमसीडी अपनी संपत्ति बेचने की कोशिश कर रही है। आप बताइए, एक पिताजी के 2 बेटे हों और दोनों को 4 फैक्ट्री और 4 घर दे के पिताजी गए। अगर जिस बेटे ने 3 फैक्ट्री बेच दी, 3 घर बेच दिया, 2 जगुआर और मर्सिडीज खड़ा कर लिया, वो बढ़िया है, या जिसने 4 की जगह पे 8 फैक्ट्रियाँ और 8 घर खड़ा कर दिया, वो बच्चा लायक है। ये तय आपको करना है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी तय आप लोगों को करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल दौर से कोई सुनने वाला नहीं है। देश में क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, क्या है, किस ओर ले जाएंगे लोग। कहते हैं हमें बेचना पड़ेगा, क्यों बेचना पड़ेगा, हमें समझ नहीं आता। तो एक तो ये है। दूसरा, आपने अभी आशीर्वाद दिया है, अभी आपने आशीर्वाद दिया है। आप लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि मैंने काम किया, सड़कें बनाई, जो छोटे छोटे समय पर आप लोग बुला के आदेश देते हैं वो मैं कर पाता हूँ। बस हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूँ, ये जो प्यार आपने दिया है, ये जो सम्मान दिया है, वो अपने बैंक में जमा करके लेके जा रहा हूँ। 2 बजे रात भी बैंक से दरवाजा खटखटा के काम के रूप में निकाल सकते हैं। फंड का मेरे पास व्हाट्सएप आ चुका है, मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, और ये मैं कहने भी आया हूँ आप लोगों के बीच में, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसकी कॉपी भी ले लीजिएगा। 10 अक्टूबर से पहले आपके यहाँ ये गेट इंस्टॉल कर देंगे। 10 अक्टूबर से पहले इंस्टॉल कर देंगे। बस ये कहा था कि वो चिट्ठी लिखवा के जो भी औपचारिकता रहेगी वो दे दीजिए। वो गेट अब अगले 2-4 दिन में नापने आ जाएगा। मैंने सेंक्शन करके सेंक्शन लेटर अशोक जी के पास और सारा 3 ब्लॉक RWM भी मल्होत्रा जी वगैरह सबको डाल दिया है।
व्हाट्सएप कर दिया था, आपको मिल गया। राज भाई आपके पास भी पहुंच गया है, तो पहुंच गया है, वो जल्दी लग जाएगा। गेट जितनी मर्जी कह रही है तो लग जाएगा। देखिए मेरे पास पुलिस तो नहीं है लॉ एंड ऑर्डर में अपने मेंटेन करने के लिए, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए गेट जितने लग सकते हैं मैं लगाऊंगा। जितने कैमरे चाहिए वो भी आपके आदेश पर लगाया है, और भी जितने कहेंगे लगा दूंगा। कुछ लाइट्स की आई है, लाइट्स तो हम इतना ले लेकर जैसे दही बेचते हैं वैसे सर पे लेके मैं घुमाऊँ, ले लो दही, कोई लगवा लो भाई लाइट, कोई लाइट लगवा लो, कोई निकलने को तैयार नहीं था। ये बात सही है, लाइट के लिए रिक्शा घूमती रही है। कि हर एक को प्रियांशु और रवि भाई बैठे, पूछो कितने आप लोग घूमे हो, हैं? कितने घूमे हो लाइटों के लिए? बिजली के बिल ही नहीं देते थे, आप घूमे अंकल? कितने घूमे आप बताइए? खुद बैठे हैं मल्होत्रा जी, अब यहाँ रूपनगर से बैठे हैं, तो कोई बिजली का बिल देते थे? रामनाथ जी आप लोगों के माध्यम से कितना मैं घुमाऊं, तो बिजली के बिल की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी आप दे दीजिए। बाकी लगाएंगे भी हम, उसका बिजली का बिल भी हम ही देंगे, आपके घर से जरूर लेंगे, लेकिन बिजली का बिल हर महीने आपके बिल में हम देंगे, सब्सिडी देते रहेंगे। बिजली का लोगों को सब्सिडीज आ रही हैं, सबके आ रही है, लेकिन आप लोग देखिए आपके घर पे लगाना जब तक आपकी सहमति नहीं होगी तब तक मैं कैसे लगा पाऊंगा, वो एक मेरी मजबूरी है। तो वो पहली बात वो आप दे दीजिए, मैं पहले घुमाऊँ। गेट का भी गेट का तो नहीं एनओसी चाहिए हर घर से, एनओसी चाहिए, वैसे आपने दे दी है तो मेरे पास एनओसी आपकी आ गई है, आपके यहाँ जो रह गई है वो दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ हाँ नाले पे बोलूँगा। सर ये कैमरे काम नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, कुछ का बीच में से वो हटा दिए थे इन्होंने, वो पर अभी चेंज करवाए हैं विशाल ने, चेंज करा दिया। एक मिनट अभी मैं यहीं पर डेमो दे देता हूँ। बंद है, चल के अभी डेमो दे देंगे, सारी चल रही है जी, हम चेक तो खींचेंगे आप उसका, फिर उसको जो है उसको छेड़छाड़ करने देंगे। तो ये भी बता दिया था, मैसेज भी दे दिया था, तो डीवीआर भी फिर से लग गया, जहाँ निकल गया था 2-3 जगह तो फिर से लग गई है। सीसीटीवी कैमरा और लाइट, मैंने कहा जब तक आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, जहाँ भी अगर लगता है कि कहीं और रह गया तो दे दीजिए आप मुझे, वैसे ही बहुत लगाया है और दे दीजिए, मैं बिल्कुल संकल्पित हूँ कि मैं लगा दूंगा इसको। तीसरा सबसे बड़ी समस्या, मैं सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ नाले की समस्या। देखिए मैंने अपने चुनाव के समय आपको वादा किया था, और वो वादा नहीं था, वो पूरी तरीके से प्रोजेक्ट था जिसको मैंने दिखाया भी था आप लोगों को प्रोजेक्ट को। वो प्रोजेक्ट आप डालेंगे, सीएम केजरीवाल पिक इन साउथ कोरिया, आपके मोबाइल पर गूगल पे आ जाएगा वो क्या प्रोजेक्ट था। हम लोग खुद गए थे वहाँ पर वो प्रोजेक्ट देखने के लिए, साउथ कोरिया के नाले, जहाँ पे नालों पर लोग पिकनिक करते हैं, वहाँ बोट चलती है, वहाँ लोग बैठते हैं आराम से। उस काम को करने के लिए 600 करोड़ का एमओयू कोरिया की सरकार के साथ हमारा हुआ, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2 साल, अब उसको कह नहीं सकते कि 2 साल, जो 2023 में काम पूरा होना था वो 2024 लास्ट में पूरा हो पाएगा, क्योंकि समय 1 साल 1.5 साल खराब हो गया और काम कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये नाला जो रूपनगर के लिए अभिशाप है, मैंने ये कहा है कि अपने इसी कार्यकाल में इसको यहाँ का वरदान साबित करके ये छोड़ूंगा मैं। इसको देखिए, कोई भी चीज है, बीमारी है, उसको ढक के ठीक नहीं होगा, बीमारी का इलाज होना चाहिए। अंकल कह रहे थे उस पर छत लगा दो, वो बीमारी पे छत लगा दोगे, बीमारी तो है ना अंदर से, वो तो ठीक नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि बीमारी का इलाज होना चाहिए। बीमारी का इलाज ये है कि इसको ट्रीट करना चाहिए, ट्रीट करके साफ पानी बहे। अभी मैं पिक्चर वगैरह दिखा देता हूँ, अगर आप गूगल पे डाल के देखना चाहते हैं देख सकते हैं। वो नाले ऐसे भी हो सकते हैं, तो इस नाले को वैसा बनाने का कुछ तो लगे कि देश की राजधानी है, अभी तक लगा नहीं। इस साल का, पिछले साल का मोटो था दिल्ली की 550 किलोमीटर सड़कें यूरोपियन मॉडल पर वर्ल्ड क्लास बना दी जाए। कोरोना के नाते लेट हुआ, अभी चिराग दिल्ली का 1 रोड हम करके उसको डेमो दिए और 1 चांदनी चौक में। ऐसे ही इस साल
पूरे साल में पूरी 500 550 किलोमीटर जो पीडब्ल्यूडी के पास रोड है वो वैसे ही यूरोपियन मॉडल पर वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हो जाएगा। ये मैं गारंटी लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। आप जब निकलोगे तो ये जरूर कह दोगे, ये गारंटी भी दे रहा हूँ, लग तो रहा है दिल्ली में, लगना तो चाहिए दिल्ली में। तो एक एक साल का एक एक थीम लेके सरकार चल रही है। अब 1.5 साल थीम गड़बड़ हो गया है। इस साल के कार्यकाल में 3.5 साल बचे, वो कोई नहीं, किसी बहाने बस नहीं था, कोई ऐसा नहीं है कि सबको पता नहीं है, तो मजबूरी थी, एक दैवी आपदा आई थी तो उसको हमें मानना पड़ा। वो भी काम करेंगे। कुछ गोल चक्कर पे लाइट की बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक लाइट नहीं लग रहा है गोल चक्कर पे जितने घर हैं, घर के आसपास की का बिजली का बिल का ले लीजिए कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी ले लीजिए, मैं करके लगा दूंगा। कम से कम 3-4 लग जाएंगे तो पूरा गोल चक्कर तो उतना तो उजाला हो जाएगा। जब तक बड़ी लाइटें लगने में मान लो 3-4 महीने लग जाएंगे, मैं नोट कर लेता हूँ, लगवा दूंगा। लेकिन बिजली का बिल और आधार कार्ड की कॉपी मेरे आप दफ्तर में दे दीजिएगा, परंतु ये ध्यान रहे कि उसका कनेक्शन आपके मीटर से लगेगा। जो लोगों ने दिया नहीं, पिछली बार जब गाड़ी आई थी इनकी 3 दिन तक चक्कर काटते रही मेरे, और मैं घर घर गया, कहाँ पर नहीं गया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जिसको भी लाइट लगवानी है वो इस प्रकार से मेरे को बिजली का बिल और अपने मीटर और अपना आधार कार्ड ये दे दे तो वो बिजली का बिल लग जाएगा। कुणाल जी, आपकी तरफ से मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, नहीं वहाँ पर तो बहुत ही अंधेरा है। आप दीजिए, आंसू भी है पूरा बता रहा हूँ, लग जाएगा। बात आई है ना, पीछे से इधर लग जाएगी तो चौटाला जी ने भी लगवाया अपने आप। मैं चाहता हूँ कि आप लोग लगवाइए काऊ कैचर। मैं काऊ कैचर पास कर रहा हूँ, मैंने भी कई कॉलोनी में लगाने को सोचा है, लेकिन क्योंकि देखिए पहले ही विशाल जी ने कह दिया था कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसमें बहुत परेशानी आती काम करने में। जैसे काऊ होनी नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। एक लोगों ने पूछा यहाँ के निगम पार्षद से, मैं कहना नहीं चाहता, देखिए सब आपस में बड़े म्यूचुअल हैं। उन्होंने कहा कि बोले जी गाय हटवा दो जी, बोले जी नहीं हट सकती। बोले क्यों? बोले जिनको तनख्वाह नहीं मिलती 2-2 महीने तो कैसे हटेगी। मतलब कमाल हो गया। पहले तो बहाना बनाते थे जी फंड नहीं है, आप कुछ काम करते हो, सड़क बनाना है, पार्क का पटरी बनाना है, कहते फंड नहीं है। एक आदमी चालाक था, वो बोला कि जी अच्छा चलो बिना फंड वाले बात बता देते हैं। बोले कौन सा? बोले गाय हटा दो, बिना फंड वाला काम है। बोले उसके लिए आपने ट्रक भी खरीद रखा है, कर्मचारियों को तनख्वाह भी देते हैं हर महीने। तो बोलते नहीं जी 2 महीने से तो तनख्वाह नहीं मिला। अरे भाई तो 2 महीने का तनख्वाह नहीं लेगा क्या? वो तनख्वाह तो मिलेगा। तो अगर आप काम नहीं करा पाएंगे कर्मचारियों से तो फेल तो मानना पड़ेगा अपने आप को। कुत्ते वाला डिपार्टमेंट अगर है एमसीडी में और उसका स्टरलाइजेशन समय पे नहीं होता, आप कह दो जी ये तो नहीं हो सकता, तो गड़बड़ है ना। जनता कहाँ जाएगी कल को? मैं भी कह दूं नहीं हो सकता, सांसद भी कह दे नहीं हो सकता, तो कहाँ जाएंगे आप लोग? तो मैं तो कहने आया हूँ, देखो कई बार लोग कहते हैं मैं इस पार्टी में उस पार्टी में हूँ, मैं एक बार बोल के बहुत फिर मैं कहता हूँ कि देखो अपने ऑफिस में अगर आप कोई कर्मचारी रखते हैं, हम लोग तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, कर्मचारी की तरह आपके, तब तो कहते हो बढ़िया आदमी चाहिए, काम करने वाला चाहिए, मेहनती चाहिए। जो मेहनती नहीं होगा उसको निकाल देंगे। नेता में कहोगे इसमें इस पार्टी का चाहिए, उस पार्टी का चाहिए। भाई मैं कहता हूँ कि फिर रोते हैं लोग, कहते हैं 5 साल काम नहीं हो रहा जी, बड़ा दुख हो रहा है। तो इसमें हमारी गलती तो नहीं। अच्छा काम करने वाला सेलेक्ट कर लोगे तो मेरी तरह मैं आज फिर कहने आया हूँ, अंशु कह रहे थे जैसे कि महीने में एक बार बैठो। मैं तो मंडे टू फ्राइडे सीसी कॉलोनी बैठता हूँ 10:30 से लेकर 1 बजे तक, और सैटरडे संडे जहाँ इस विधानसभा का कोई व्यक्ति कह देता है उसके घर में आपसे लगा के बैठ जाता हूँ।
उसके घर में जहां आप कह दें सैटरडे संडे चलता फिरता ऑफिस, आपके विधायक का ऑफिस आपके द्वार पर, घर पे, ऐसा सेल्फ सर्विस बना रखा है। आप टेलीफोन मारिए 1-2 दिन पहले, फिक्स हो जाता है, आपके घर ही आ जाते हैं। अब देखो ऑफिस खोलने में दिक्कत क्या है, एक तो स्टाफ, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? हम तो लेंटर से पैसे लेते नहीं। भैया रूपनगर में कोई बनाया हो तो बता दे, तो दिया हो। मैं तो लेंटर से पैसा लेता नहीं। अगर कोई बनाता हो या बिल्डर क्या चले जाना, पूछ लेना। अब मैं कहाँ से लाऊंगा ऑफिस का? तो मेहनत ही कर सकता हूँ। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अब मैं कह दूँगा संडे को आता हूँ और एक संडे को आता हूँ, तो जनता वो जो है जिस संडे नहीं आना उसी संडे आ जाती है, बोलती यार आता तो आएगी, बंद रहता है इसका पत्ता सब कुछ है। ज़्यादातर पब्लिक ऐसी भी है तो पढ़ी लिखी भी कम है, तो कहेंगे यार कहते तो है ऑफिस है, बंद नहीं रहता है, फिर वो ज़्यादा बदनामी होता है। उन्हें नहीं पता ना चौथा कौन सा है, ये आप सब थोड़े चंद लोग जान सकते हैं जी कौन से वाले में खुलना है और कौन से में बंद होना है, तो इसका नुकसान है। फिर वो बदनामी होती है यार वो आता तो है नहीं है, आपसे खोल दिया, लगा रखा बोर्ड कार्यालय। तो मैं तो कहता हूँ चलता फिरता कार्यालय खोल के रखिए ना। आप जिस दिन सैटरडे संडे जिस भी कहें उस दिन आपके दरवाजे आपके घर में आप लीजिए भैया, मोहर भी मेरे जेब में है, लेटर हेड गाड़ी में है, जो कम वही लिख के 5 मिनट लगे, ठीक है कि नहीं? ये तो देखना पड़ेगा। कभी आपने ये नहीं देखा होगा, इवन देन इलेक्शन में भी मैंने जब तक कोई चंदा नहीं दिया, हमने अपने बोर्ड पोस्टर में लगाया। ये जो लगाया इन लोगों ने चंदा अपने से जुटाया, मैंने 1 रुपये का ये बोर्ड नहीं लगाया। ये जो पोस्टर लगा ना मैंने नहीं लगाया भाई, 1 रुपया ठंड नहीं, चंदा दे देते हैं लोग, लगा ली। कहाँ से लाएंगे? 50,000 रुपये तनख्वाह है, 53,400। अभी बढ़ाने का प्रस्ताव गया है, अब 90,000 हो जाएगा। हमारे दिल्ली में मिनिमम वेज है 14,000, 15,000। विधायकों को 12,000 मूल वेतन मिलता अभी, आगे बढ़ जाएगा तो मिनिमम वेज से ज़्यादा मिलेगा। हमारी कैटेगरी मजदूर से भी नीचे, 24 घंटे मेहनत करने के बाद। तो हम तो कहते हैं कि देखो जी ईमानदारी से काम करने के लिए मेहनत किया जा सकती है, लग्जरी तो नहीं हो सकती। तो मुझे आप बुलाइए, जहाँ कहिए मैं आने को तैयार हूँ। कोई बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, कोई बताने की जरूरत नहीं कहाँ पे कार्यालय, आपके घर में कार्यालय जहाँ पे मैं आऊँगा। और जो भी आपने लाइटों का बताया है, एक रबर का एक रैक बनाने के लिए आपने बोला है। देखिए प्राथमिक जिम्मेदारी तो एमसीडी की है, नहीं बना रहे मैं बनाऊँगा। जो गेट खराब है इसका नोट कर लो विशाल, इसको हम कर देंगे। विशाल बैठे हैं, नोट कर लेंगे और इसको हम करा देंगे जो भी है। लेकिन 3 से 4 महीने लगेगा इसको आने में धरती में, क्योंकि एमसीडी को पैसे देने के बाद मुझे बहुत लड़ना पड़ता है। सिंह सभा रोड का अब बन रहा है रोड, उसका पैसा और रूपनगर का पैसा एक साथ दिया था, एक ही दिन नवंबर 2019 से। एक ही जीत थी एमसीडी का कि अखिलेश के इलेक्शन के पहले रूपनगर की सड़कें न बन पाए, सिंह सभा की न बन जाए और कहीं की ना बनने दी। हमने इतना काम कर रखा था कि लोगों ने फिर मौका दे दिया और उसके बाद बन गया। उसमें जल्दी बन गया क्योंकि आप लोग जागरूक थे और लगातार लड़ भिड़ करके एमसीडी को भी दबाने का काम कर दिया, वो बन गया। यहाँ पर बुलाया आपने, मान सम्मान दिया, बहुत टाइम दिया, एक एक क्षण आपका बहुत कीमती हमारे लिए। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ उसके लिए और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी संशय मन की दूर हुई होगी कि फ्री कुछ नहीं है। लोगों को कुछ काम कराने के लिए जनता को इंसेंटिव देना पड़ता है, प्रोत्साहन राशि देनी पड़ती है उस स्कीम के तहत कि भाई बिजली बचाओ, पानी बचाओ, देश बचाओ। बचाओगे तो आपके साथ खड़े होकर सरकार आपको इंसेंटिव देने का काम करेगी। देश के साथ खड़े होकर काम करने का काम नहीं करोगे तो पूरे पैसे हर्जाना के रूप में देना पड़ेगा। इस स्कीम के साथ काम कर रहे हैं। और अगर हमने पैसे लुटाए होते तो हमारी अर्थव्यवस्था जैसे
29 प्रदेश और हैं, उनकी हालत ख़राब है। जैसे केंद्र सरकार की हालत ख़राब है, वैसे दिल्ली की बहुत। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था इस कोरोना के महामारी के काल में भी 1000 करोड़ रुपया के सरप्लस बजट के साथ चल रही है। लुटाया होता तो सरप्लस नहीं होता, हमने बचाया है इसलिए सरप्लस है। ठीक है, एमसीडी का काम है, लेकिन मैं आपने आदेश कराया, मैं गारंटी लेता हूँ ये हो जाएगा। मैंने कह दिया, नोट कर लिया ना, ग्रिल पे पेंट हो जाएगा। और बताओ जी, खाली ग्रिल पे पेंट नहीं हो, जो बताना हो बताओ। एक प्रॉब्लम इसमें लिखी हुई है फेंसिंग की, जो नाले के ऊपर वो सारी दीवार पे पहले भी आपको कंप्लेंट करी है। अच्छा, वो अभी तक नहीं हुआ, जो आपने 4 महीने पहले बोला था कि आज हो जाएगा। विशाल कह उस समय देखिए बात ये थी कि जब मीटिंग हुई उसके बाद ही तुरंत कोरोना का वो लग गया। जुलाई में हुआ होगा तो फिर विशाल ने बोला था अभी जुलाई तो अगस्त 1 महीना हुआ। हफ्ते से शुरू करा देंगे हम। कर देंगे लग गया। उसका स्टेटस है कि टेंडर वेंडर लगा है, करेंगे। थोड़ा टाइम लग जाए भले, नो तो हो नहीं सकता, मैंने गारंटी दे दी है, रिकॉर्ड कर लो। देखो बारिश का मौसम हो रहा है, एक आध ओले पड़ी भी है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ गाय के बारे में। मैं और सचिव जनरल सेक्रेटरी साहब नाले से निकल रहे थे, अब गाय खा रही है। एक स्कूटर के ऊपर मियाँ बीबी और एक बच्चा लेकर आ रहा था, गाय ने एकदम पलटा सींग मारा। गाय का पता नहीं लगता कब क्या कर दे, मेरे भी सींग मार के गई, इसके भी मार के गई, पूरा फट गया। तो उसके बाद हमने एक लेटर लिख के केशवपुरम गए हम, एसडीएम जो मालिक थे वहाँ के कमिश्नर, उनसे मिले। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया थी, आप गुड़ मंडी लाके दूध क्यों खरीदते हो, आप दूध ही मत करो कि गाय भाग जाएगी। तो फिर मैं चुप आ गया। मैंने कहा ये तो हंसी का पात्र वाली बात आ गई, मैं अपना चुपचाप आ गया, मैं कुछ नहीं बोला उसका आगे। तो मैं जब ऐसे उत्तर ऐसे होंगे तो फिर मैं चुपचाप आ गया। परंतु उस बच्चे के जो बच गया वो आज भी आँख खो के आगे आता है ना, तो एकदम आत्मा काँप जाती है, रूठ जाती है कि क्या होगा इसका। हाँ जी, सारी भीड़ लग गई बहुत ज़्यादा। धन्यवाद जी, आप सब लोग आए, धन्यवाद। और एक चीज और है, यहाँ पर नाश्ता पानी सब आया हुआ है, सब लेके जाना, बगैर उसके मत जाना। राजकुमार लो मेरे को माइक ये भाई सचिव। हाँ जी, अंत में कार्यक्रम का समापन करने से पूर्व मैं धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में सम्माननीय विधायक हमारे श्री अखिलेश पति त्रिपाठी जी का धन्यवाद करता हूँ। आप सब सम्माननीय सदस्यों का धन्यवाद।